हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। और इसको हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एंड विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स। तो दीज आर माय नोट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर नेचर एंड कॉन्शियसनेस। दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो गाइस, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम बेसिक सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के। एक होती है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। दीज आर दी 6 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिनमें से जो मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेन 4 कैरेक्टर्स एज वी लर्न एज जीआरएमसी, उनको हम जीआरएमसी से लर्न करते हैं। जीआरएमसी का मतलब जी मीन्स ग्रोथ, आर मीन्स रिप्रोडक्शन, एम मीन्स मेटाबॉलिज्म एंड सी मीन्स कॉन्शियसनेस। तो दीज आर दी मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्हीं को हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में अच्छे से डेप्थ में जाकर इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? स्मॉल बेबी ग्रोथ इन सम ईयर्स, सो व्हाट इज द चेंजेस इन हिज ग्रोथ। एक कोई भी स्मॉल बेबी है वो कुछ ईयर्स में ग्रो कर रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे फर्स्ट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। उसके जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उनकी नंबर इंक्रीज होते हैं, जो उसके अंदर सेल्स होते हैं वो नंबर्स में इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। तो वो ग्रो करने लगता है। देन मसल सेल्स एंड न्यूरॉन्स को नॉट इंक्रीज इन नंबर बट द इंक्रीज इन साइज। एंड जो मसल सेल्स और न्यूरॉन्स होते हैं वो साइज में इंक्रीज होते हैं, वो नंबर्स में इंक्रीज नहीं होते हैं। देन अभी हम देखेंगे ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट। अभी हम देखेंगे ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो जो एनिमल होते हैं, इन एनिमल ग्रोथ इज स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को ही ले लो, तो ह्यूमंस में क्या होता है, ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विल कीप ग्रोइंग फॉरएवर। प्लांट्स में कभी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है, वो हमेशा ग्रो करते ही रहते हैं। देन अभी हम देखेंगे ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, दिस इज वन बैक्टीरिया। अब इसको ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ ये कैसे करेगा, ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया मतलब इसका रिप्रोडक्शन हो गया। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करनी है, तो जब वो ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ तो उसकी होगी, लेकिन वो ग्रोथ तभी कर पाएगा जब उसको रिप्रोडक्शन करना पड़े, और वो रिप्रोडक्शन तभी करेगा जब उसकी ग्रोथ हो। तो सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, ये उसमें दोनों एक साथ हो जाते हैं। मतलब इसका सेल डिवीजन भी हो गया और वो इसी को हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, उसका हो गया, एक ही साथ हो जाता है। देन अगर हम बात करें इसको अच्छे से देखें तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर वन एंड द सेम थिंग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ कैसे होती है। अगर हम जाएं एनसीईआरटी के थ्रू भी, तो एनसीईआरटी में भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि वो कैसे ग्रोथ करते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया गया है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ सर्टेन क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, माउंटेन्स, ब्लंडर्स एंड सैंड मोल्ड्स टू ग्रो। तो हम इन्हीं एग्जाम्पल को देखते हुए अपने नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैसे ग्रो करते हैं। तो यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ पर एक ये सैंड मोल्ड है। सैंड मोल्ड मीन्स रेत का टीला है ये एक। अब मान लो एक रेत का टीला है किसी रेगिस्तान में, तो वहाँ पर आई आंधी। तो आंधी आई तो इस टीले के अंदर ऐसे ऐसे और रेत इंक्रीज हो गई, उसके ऊपर रेत की परतें मतलब लेयर्स चढ़ गई, ठीक है। तो ऊपर से और लेयर आ गई, उसके ऊपर से और लेयर आ गई, ठीक है। तो टीला ग्रोथ हो गया। तो अब हम क्या उसको ये बोल देंगे कि टीले में भी जान है, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर थोड़ी ना सेल डिवीजन की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये टीला के ऊपर जो है बाहर से लेयर्स चढ़ी है, बाहर से इसके ऊपर जब लेयर्स चढ़ी है तब इसकी ग्रोथ हुई है। तो ऐसा ह्यूमंस में नहीं होता, बट इन ह्यूमंस नो लेयर ऑकर्स। ह्यूमंस में कोई भी लेयर ऊपर से नहीं चढ़ती है जब उसको ग्रोथ करना पड़ता है ह्यूमन को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इन लिविंग थिंग्स ग्रोथ कम्स फ्रॉम इनसाइड। लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ इनसाइड से आती है। ग्रोथ आती है जब हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है, मसल्स एंड इंक्रीज होती हैं। तो इन लिविंग थिंग ग्रोथ कम्स फ्रॉम इनसाइड, बट इन नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ कम्स फ्रॉम आउटसाइड, लाइक दिस लेयर्स ग्रोथ कम्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ये होता है ग्रोथ का। तो इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग थिंग। इन केस वी से दैट इट इज डेफिनेटिव, वी नीड टू स्पेसिफाई इट। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो वी सेड इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग थिंग। ग्रोथ को हम एक डेफिनेटिव फीचर नहीं मान सकते लिविंग थिंग का, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग में भी होती है। डेफिनेटिव फीचर मतलब जो सिर्फ लिविंग थिंग में हो और हम डिफाइन कर सके कि हाँ लिविंग थिंग में ये चीजें होती हैं तभी ये लिविंग थिंग है। तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हो रही है, इसलिए हम इसको डेफिनेटिव फीचर नहीं मानते हैं लिविंग थिंग्स का, ठीक है। और अगर हम उसको मानते हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो उसके अंदर ग्रोथ हुई है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है। तो अगर हम उसको बोलें कि वो अंदर से इनसाइड से आई हुई है ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ है, तब वो डेफिनेटिव फीचर माना जाएगा लिविंग थिंग का। ग्रोथ इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ग्रोथ अंदर से आती है वो डिफाइनिंग होती है, और जो ग्रोथ बाहर से आती है वो अनडिफाइंड होती है। इसीलिए हमने ग्रोथ को डेफिनेटिव फीचर नहीं माना। हमने किसको माना डेफिनेटिव फीचर? हमने इंट्रिंसिक ग्रोथ को डेफिनेटिव फीचर माना, ठीक है। देन अभी हम बात करेंगे जो अभी हमने जीआरएमसी पढ़े थे, जीआरएमसी, उसके हम आर की बात करेंगे यहाँ पर। तो आर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा को रिप्रोडक्शन करना है तो उसके बाजू से एक बर्ड उगाएगी, तो वो बेबी हाइड्रा बन जाएगी, तो ये बर्डिंग की थ्रू उसका रिप्रोडक्शन हो गया। प्लानेरिया को रिप्रोडक्शन करना है तो वो फिजन से 2 या 3 ऐसे बीच में एक और मतलब 2 या 3 में डिवाइड हो जाएगा, तो फिजन से उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। बट मेन थिंग इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर। इस जो हम ये वाला रिप्रोडक्शन देखते हैं इसमें गैमेट्स का फ्यूजन ऑकर नहीं करता है, मतलब ये अपने आप ही उसका रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर, ठीक है। और अगर हम ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मेल एंड फीमेल इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें ये जरूरी है कि मेल और फीमेल का फ्यूजन हो तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाएगा, अदरवाइज वो एसेक्सुअल की कैटेगरी में। तो वही है इसका डिफाइनिंग फीचर की फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑल्सो वी सेड द साइग्नोगैमी इज द बेसिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब गैमेट्स का फॉर्म होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफाइनिंग फीचर है। तो ये तो बात होगी रिप्रोडक्शन की। देन वी गो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्वीन हनी बी। ऐसा भी होता है कि कोई जो हमारे वर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, या कोई ह्यूमंस भी होते हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ह्यूमन हो गया, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप उसे लिविंग थिंग की कैटेगरी से निकाल के बाहर फेंक दोगे कि नहीं तुम रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तुम लिविंग थिंग नहीं हो? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्वीन हनी बी। क्वीन हनी बी क्या करती है, ये सीधे एक एग जनरेट कर देती है और उसमें से एक मेल हनी बी निकल आती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनियोजन, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सीधे एक एग जनरेट कर दिया बिना किसी अदर के, और उसमें से एक बेबी हो गया, मेल हनी भी निकल आई, तो इसको किसी और की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते।
और दूसरा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टेपवर्म का। टेपवर्म कहाँ रहता है? टेपवर्म रहता है लिविंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वो हमारे पेट में रहता है। तो टेपवर्म क्या करता है, हमारे अंदर सिर्फ एक ही टेपवर्म हो, उसके नंबर्स इंक्रीज नहीं हो सकते। तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो बॉडी से बाहर आ जाएगा और रिप्रोडक्शन करके बॉडी के अंदर चला जाएगा, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए टेपवर्म भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो भी जिंदा है, भले ही वो हमारे अंदर जिंदा है, लेकिन वो जिंदा है। टेपवर्म बाहर आकर रिप्रोडक्शन नहीं करता, और ह्यूमन में 2 टेपवर्म नहीं रह सकते, तो इसीलिए ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है या एसेक्सुअल भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये भी जिंदा है। तो हम इससे भी ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और एक एग्जांपल देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल पेरेंट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, टेपवर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खुद ही में हो जाता है, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, वो वहीं के वहीं रिप्रोडक्शन करके अपना खत्म कर लेते हैं, और उसके साइज या नंबर में इंक्रीज नहीं होता। और अभी हम देखेंगे वायरस का। वायरस के रिप्रोडक्शन का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वायरस क्या होता है, वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो नॉट अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज अ मिड ऑल्सो बिटवीन देम। वायरस का हम नहीं कह सकते, क्योंकि वायरस ना ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना ही वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब वो किसी होस्ट की, मतलब कोई भी किसी की बॉडी के बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग जैसा रिएक्ट करेगा, जैसे वो बॉडी में जाएगा तो वो लिविंग हो जाएगा। तो वायरस को अभी हम कुछ इसमें नहीं मान सकते। अब हम ये बोलते हैं कि डज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं म्यूल का। म्यूल मीन्स खच्चर। तो ये कैसे बनता है, मेल डोंकी इज मेटिंग फ्रॉम फीमेल हॉर्स, म्यूल रिप्रोड्यूस। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के रिप्रोडक्शन से एक म्यूल पैदा होता है, ठीक है। तो म्यूल इज स्टेराइल, ऑल्सो बी सेड इट कैन नॉट फॉर्म और रिप्रोड्यूस और नॉट फॉर्म किड्स विद मेटिंग विद अ म्यूल। स्टेराइल कैन नॉट फॉर्म गैमीट। स्टेराइल क्या होता है, वो गैमीट फॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो म्यूल इज स्टेराइल, मतलब वो गैमीट फॉर्म नहीं कर सकता किसी भी अदर म्यूल से मेट करके, तो ये कभी रिप्रोडक्शन नहीं करता, बट ये भी जिंदा रहता है। अब बात ये आती है कि जब फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का हम रिप्रोडक्शन करा रहे थे तो म्यूल आया कैसे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है किसी भी अदर स्पीसीज़ के, अगर हम एनिमल्स या किसी का भी रिप्रोडक्शन करा दें तो उससे बेबी प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये कैसे हुआ, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ह्यूमन और हॉर्स बेबी नहीं कर सकते तो फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी ने म्यूल कैसे बना, बिकॉज इन पास्ट वो क्या होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ स्पीसीज, सो बाय एवोल्यूशन सम फॉर्म हॉर्स स्पीसीज एंड सम फॉर्म डोंकी, सो दैट्स वाई दे फॉर्म बेबी बट इट इज़ स्टराइल और डू नॉट फर्टाइल। मतलब इट इज़ स्टराइल और नॉट फर्टाइल, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पास्ट टाइम में जो हॉर्स और डोंकी की स्पीसीज़ होंगी वो एक ही होंगी, मतलब उनका एवोल्यूशन करके वो 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, लेकिन पास्ट में वो एक ही होंगी, तो इसीलिए उन्हें रिप्रोडक्शन करके एक बेबी जनरेट कर लिया, लेकिन वो बेबी भी कैसे, वो स्टराइल हुआ और नॉन फर्टाइल हुआ, तो वो भी आगे वो नहीं कर सकता। तो ऐसा हुआ है, ठीक है। देन अभी हम बात करते हैं हनी बी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वन मोर एग्जाम्पल। हनी बी क्या होता है, मान लो एक छत्ता है, इसमें होती है एक मेन हनी बी जिसको हम बोलते हैं ड्रोन, एक होती है क्वीन जिसके बेबीज होते हैं, वो हमेशा यही काम करती है, बेबीज पैदा करती रहती है डायरेक्ट, जैसा अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था, डायरेक्ट ये ऐसा जनरेट कर देती है और उससे एक हनी बी निकल आती है। और थर्ड होती है वर्कर बी, शी इज़ फीमेल बट स्टेराइल और नॉट प्रोड्यूस बेबी। तो जो वर्कर बी होती है ये भी फीमेल होती है, बट ये भी बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन ऐसा भी होता है कि रिप्रोडक्शन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना कर सके, ठीक है। तो सो द कंक्लूजन इज रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो अभी हमने जो GRMC पढ़े थे, GRMC, अब हम पढ़ते हैं M की तरफ। M क्या है, तो M मतलब M इज़ फॉर मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मेटाबॉलिज। ये एक डिफाइनिंग फीचर है कि नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो होती है मेटाबॉलिज्म, और ये सभी लिविंग थिंग के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब वायरस उसकी बॉडी में आता है तो उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म इज A और B को कंबाइन करके C बना दो, या D को अलग करके E और F बना दो, ये क्या, ये केमिकल रिएक्शन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल्स के अंदर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर करते हैं। मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में वो सारे मेटाबॉलिज्म ही होते हैं। देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विल मेटाबॉलिज्म, ये अभी हमने स्टार्टिंग में देख लिया इसका कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म होते हैं। मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। देन मेटाबॉलिज्म इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज we can do these reaction also can happen in labs। मतलब मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो हम लैब्स में भी कर सकते हैं ना, केमिकल रिएक्शन तो हम लैब्स में भी कर सकते हैं, इन वर्ट्रो भी कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डन इन वर्ट्रो, इन वर्ट्रो का मीनिंग होता है हम उसको लैब्स में भी कर सकते हैं। तो हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है, मतलब बॉडी के बाहर भी हो रहा है। तो अब ये भी ग्रोथ जैसी कंडीशन बन गई, ग्रोथ हो तो रही है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसे मेटाबॉलिज्म भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। बट जैसे ग्रोथ था नॉन लिविंग में भी हो सकता था, ऐसे मेटाबॉलिज्म में नॉन लिविंग में भी हो सकता है। तो हम इसको भी एक तरीके से स्पेसिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे स्पेसिफाई करेंगे, इन वर्ट्रो का मतलब रिएक्शन ऑकर्स इन लैब, इन वर्ट्रो का मतलब रिएक्शन जो लैब्स में ऑकर करती हैं। इन वाइवो का क्या मतलब हुआ, रिएक्शन ऑकर्स अंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। इन वाइवो का मतलब होता है जो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन हैपनिंग इन अ सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, सेल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग स्टेट, ठीक है। प्रोसेसिंग सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल होना डिफाइनिंग फीचर है, मतलब जब मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो सभी के अंदर होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो तो सेल के अंदर ही होते हैं, तो सेल भी सभी के पास होता होगा, इसीलिए पोजेसिंग ऑफ सेल्स इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन अभी हम आ चुके हैं
GRMC के C पर। C stands for consciousness. What is consciousness? To sense the environment and response to it. To sense the environment and respond to it. ठीक है, consciousness is the defining property. consciousness defining property होती है क्योंकि ये सभी के अंदर होती है. फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने आके आपको स्लैप मार दिया, आपको थप्पड़ मार दिया, तो आप उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो करेंगे. तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. इंस्टीड मतलब आप प्लांट्स में भी ये होती है, मतलब प्लांट्स भी कॉन्शियसनेस होते हैं, प्लांट्स भी कॉन्शियस होते हैं. आप उनको छेड़छाड़ के चले जाओगे तो ऐसा नहीं कि वो सीधे होंगे, वो दिखता नहीं है, अंदर ही अंदर वो भी कुछ ना कुछ उसको करते हैं उसके खिलाफ या कुछ भी वो अंदर उसकी बॉडी में होता है. प्लांट्स के अंदर भी प्लांट्स भी कॉन्शियस होते हैं. तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग स्टेट. कॉन्शियसनेस सभी के अंदर होती है. ह्यूमन बीइंग इज ओनली वन हु इज सेल्फ अवेयर. ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है जो सेल्फ अवेयर है, मतलब ह्यूमन बीइंग एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ अवेयर है. ठीक है, देन अभी हम आते हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट पर. पार्ट सेकंड दैट इज बायोडाइवर्सिटी. यही हमारी एनसीईआरटी में भी दिया है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी को हमने यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है. तो अभी हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए देख लेते हैं. एक तो हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं. दैट इज GRMC, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. देन अभी हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स. ठीक है, देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट. अभी तक 1.7 और 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं. इन एनिमलिया किंगडम एनिमलिया किंगडम में इंसेक्ट ग्रुप में 10 लाख स्पीसीज है, मतलब सिर्फ इंसेक्ट ग्रुप में 10 लाख स्पीसीज हैं. ठीक है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑर्थोपोडा और इंसेक्टा हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज. ऑर्थोपोडा या इंसेक्टा जो हमारा टैक्सन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं. अब ऑर्थोपोडा और इंसेक्टा टैक्सन है. टैक्सन क्या होता है? टैक्सन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन कैरेक्टर. टैक्सन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन कैरेक्टर, कोई भी ग्रुप जिसके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, अब हाउ टू स्टडी दिस बायोडाइवर्सिटी. मान लो मुझे कोई अजीब सा ऑर्गेनिज्म मिला, अब मुझे इसे प्रॉपर स्पीसीज में डालना है. सो वी फॉलो सम स्टेप्स. अगर मान लो मुझे कोई भी अजीब सा ऑर्गेनिज्म मिला और अभी मुझे इसको प्रॉपर एक स्पीसीज में डालना है, तो हम उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं. तो हम उसके लिए बेसिक्स ऑफ साइमेटिक स्टडी, हम उसके लिए कुछ स्टडी करते हैं उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप में या कैरेक्टर में डालने के लिए. तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं. द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीड इज डिस्क्राइब फॉर ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स. अब जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे उसके सारे कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल उस ऑर्गेनिज्म की 2 आइज हैं, 1 नोज़ है और हम कह सकते हैं उसके 5 हैंड्स या लेग्स हैं. तो हम उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे. सबसे पहले हम उसकी सारी चीज़ों को एक ऐसे किसी भी चीज़ पर लिख करके रख लेंगे. देन बात आती है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कैरीड आउट टू नो वेदर इट इज सिमिलर टू एनी ऑफ द नोन ग्रुप और टैक्सा. आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमने उसके कैरेक्टर्स लिखे हैं वो किसी टैक्सन या टैक्सन मतलब वो ग्रुप कोई भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है. अगर सिमिलर होंगे तो हम उसको उसी ग्रुप में डालेंगे, बट अगर सिमिलर नहीं है तो हम उसकी आगे प्रोसेस बनाएंगे. तो आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को दूसरे टैक्सन और ग्रुप से मैच करेंगे कि वो सिमिलर है या नहीं है. ठीक है, देन अगर वो सिमिलर नहीं है तो हम ये वाली प्रोसेस करेंगे. दैट इज क्लासिफिकेशन. द ऑर्गेनिज्म इज नाउ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेजेंबलेंस टू डिफरेंट टैक्सा. अब वो हम उसको क्लासीफाई करेंगे, किसी डिफरेंट टैक्सा में हम उसको डालेंगे. ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट द ऑर्गेनिज्म मे नॉट रिजेंबल एनी नोन ग्रुप और टैक्सा. अ न्यू ग्रुप और टैक्सन इज रेज्ड टू एक्युमुलेट इट. अभी ये पॉसिबल है कि वो ऑर्गेनिज्म किसी भी ग्रुप में नहीं डाला गया या वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक न्यू ग्रुप और टैक्सन रेज करेंगे, हम उसको बनाएंगे और हम उसमें उसको डाल देंगे. ठीक है, देन अभी सबसे जो मेन चीज़ आती है वो होती है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस टैक्सा इट्स करेक्ट नेम इज टू बी डिटरमाइंड. इफ द ऑर्गेनिज्म इज न्यू टू सिस्टमैटिक्स इट इज गिवन अ न्यू नेम बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नॉमेनक्लेचर. अभी हमें उसको एक नेम देना है. ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने उसको नेम दे दिया बबलू या डब्लू, ऐसे नेम नहीं दे सकते. हम उसको एक ऐसा नेम देंगे जो सब जगह सेम हो. ऐसा नहीं कि आपका नेम इंडिया में कुछ है और अमेरिका वाले उसको कुछ और नाम से बुला रहे हैं. तो हमें उसको एक साइंटिफिक नेम देना पड़ेगा, उसको एक स्पेसिफिक नेम देना पड़ेगा जो कि सभी जगह पर सेम हो और कोई भी दिक्कत ना आए लोगों को उसको वो करने में. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. सो टैक्सोनॉमी क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ कैरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. अभी जो हमने ये सब देखा, ये सब इनको डालना वालना, तो इसकी स्टडी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं. डीलिंग विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इसकी स्टडी को ही हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं. देन सिस्टमैटिक्स क्या होती है, एग्जांपल हम उसका लेंगे प्रोटिस्टा में प्लांट भी होती है, एनिमल किंगडम भी होती है. तो हम इसको बोलते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाना सिस्टमैटिक्स है. अभी मान लो आपको कोई ऑर्गेनिज्म में मिला तो आप टैक्सोनॉमी तो करेंगे, लेकिन आप उसमें सिस्टमैटिक्स भी करेंगे. सिस्टमैटिक्स का मतलब आप देखेंगे कि वो इवोल्यूशन करने से पहले क्या था और इवोल्यूशन करने के बाद वो क्या बन गया. तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में आप उसको जानेंगे. तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जानना सिस्टमैटिक्स होती है. Then systematic branch of science dealing with establishing evolutionary relationship between taxa. Branch of science जो डील करती है evolutionary relationship को between two or other taxa, उसको हम systematic बोलते हैं. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के evolution होने से पहले वो क्या था और evolution होने के बाद वो क्या हो गया, इसकी स्टडी को हम systematics बोलते हैं. Then ग्रुप बनाना टैक्सोनॉमी है, लेकिन उन ग्रुप में evolutionary relationship देखना systematics है. इन easy word ग्रुप बनाना टैक्सोनॉमी है, लेकिन उन ग्रुप में evolutionary relationship देखना systematics है. ठीक है, अभी हमने देखा था नॉमेनक्लेचर मतलब नेम. तो हमने अभी बोला था कि हम उसको कोई भी ऐसा नेम नहीं रख सकते. फॉर एग्जांपल डब्ल्यू रख दिया, ऐसा हम नहीं रख सकते उसके लिए हमें उसको कोई अच्छा मतलब ऐसा नेम देना होगा जिसके ऊपर बाद में जाके प्रॉब्लम्स ना हो. तो हम उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. तो ये है नॉमेनक्लेचर के रूल्स. ठीक है, ऐसा नाम जो दुनिया में कॉमन हो, ऐसा नहीं कि आम और मैंगो इसको कॉमन
मतलब ऐसा नाम, सिंपल वर्ड में ऐसा नाम हो कि जो सब जगह कॉमन हो, ऐसा ना हो कि इंडिया में हम उसको आम बोलते हैं और अमेरिका में जाके हम उसको मैंगो बोलने लगे और ये कंफ्यूजन पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब जगह कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन नेम को साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, कॉमन नेम को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, अभी हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर में हमने साइंटिफिक नेम देना होता है और उनके लिए कुछ रूल्स कोड्स होते हैं। कोड्स कौन कौन से होते हैं, ICBN, ICZN और भी होते हैं, अभी हम दो देखेंगे। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब हम इसको बोटेनिकल मतलब हम इसको प्लांट्स के लिए देखते हैं। ठीक है, देन ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, हम इसको एनिमल्स के लिए देखते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हमेशा मिस्टेक होती है ICBN और ICZN में। क्या होता है, ICBN में फॉर होता है और ICZN में ऑफ होता है बीच में। ठीक है, तो ICBN में फॉर है बट ICZN में ऑफ है और इसको लेकर क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो रूल्स ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, अभी हम देखेंगे कि क्या रूल्स है नॉमेनक्लेचर के, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल, ऑल साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन लैंग्वेज, यही हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स में होते हैं, वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। ऑल साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, देन सेकंड रूल आता है, ऑल साइंटिफिक नेम हैव टू इटैलिसाइज्ड, मतलब टेढ़ा। इटैलिसाइज्ड मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिखूँ यहाँ पर तो मैं उसको टेढ़ा लिखूंगी। इटैलिसाइज्ड मतलब टेढ़ा होने चाहिए लैटिन लैंग्वेज में और लिखे होने चाहिए इटैलिसाइज्ड मतलब टेढ़ा। ठीक है, अभी एवरी नेम शुड हैव टू पार्ट्स, कोई भी नेम है उसके दो पार्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक मैंगो का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो वो होता है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा अलग लिखा होना चाहिए, इंडिका अलग होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम उसको टेढ़ा नहीं लिख रहे हैं, ये देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका सीधा सीधा लिखा है, तो हमें उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, या तो अंडरलाइन करो या इटैलिसाइज्ड करो। ठीक है, तो हमें अंडरलाइन करना ज़्यादा ईजी पड़ता है। ठीक है, और अगर उनको अंडरलाइन किया, अलग अलग टेढ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने उसको अंडरलाइन किया है तो हमें उसको टेढ़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग तो हमें उसको लिखना ही पड़ेगा। देन अलग अलग अंडरलाइन करना है, मतलब मैंजीफेरा को अलग से हम अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को हम अलग से अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करना है। मैंजीफेरा जीनस हो गया, इंडिका स्पीसीज हो गया, मतलब पहला वाला नेम जो होता है वो जीनस होता है और दूसरा वाला नेम स्पीसीज होता है। इसको अभी हम किंगडम फाइलम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जो मैंजीफेरा का एम, मतलब जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड क्या है मैंजीफेरा, उसका एम हमेशा कैपिटल ही होगा। मैंजीफेरा का सबसे पहला वर्ड है एम, तो उसका एम हमेशा कैपिटल होगा। देन जो दूसरा वर्ड होता है वो है इंडिका, तो इंडिका का आई हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। दीज आर दी रूल्स, और ये रूल्स किसने बनाए थे, ये रूल्स बनाए थे कैरोलस लिनियस ने। बताओ, उसने ऐसे रूल्स बना दिए, मतलब कोई भी साइंटिफिक नेम रखना कितना टफ हो गया और उसको लिखना भी, मतलब आपको क्या क्या करना है। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम अभी हम लिख के बताते हैं, तो वो होता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का अलग डोमेस्टिका अलग, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के नेम लिखने के लिए या उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, और टू पार्ट वाले नॉमेनक्लेचर को बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। टू पार्ट वाले मतलब दो अलग अलग पार्ट वाले, जैसे कि अभी हमने लिखा, इनको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। और ये सब कैरोलस लिनायस ने दिया था, ये जो रूल्स हैं वो कैरोलस लिनायस ने दिए थे। और उसने ये भी बोल दिया था कि मेरा नाम भी अलग अलग ही लिखा जाएगा, मेरा नाम भी कभी साथ में चिपका के नहीं लिखना। ठीक है, अभी जो हमारी बुक है उसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, IMP एग्जांपल। फर्स्ट दिया है मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, लेन, साइंटिस्ट का नेम यहाँ पर लेन लिखा हुआ है। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, मैन का